कक्षा 8 विषय हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का पाठ, जिसका नाम है नई समस्याएं। तो इस पर हम लोग एक कक्षा कर चुके हैं, ये इसकी दूसरी कक्षा है। तो हम शुरू करते हैं। पहला शीर्षक जो इसके अंतर्गत है, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर अब समन्वय की बात हो रही है और मिलीजुली संस्कृति की बात हो रही है। जैसे आप पढ़ा आपने पहले इसके कि कैसे विदेशी आक्रमणकारी बाहर से लोग भारत पर आक्रमण कर रहे हैं और यहाँ फिर वो रच बस जा रहे हैं, तो कैसे वो उनकी संस्कृति और यहाँ के लोगों की संस्कृति आपस में मिलजुल रही है। इसी पर ये पूरा है, ये शीर्षक है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 3 महापुरुषों के नाम भी, उन पर भी चर्चा होगी, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत और भ्रामक है। अगर कोई बात करता है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ या फिर मुस्लिम युग आया, ये बात गलत है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संकेत करते हैं। इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। तो आक्रमण किसने किया? आक्रमण तुर्कों, महमूद ने किया था, अफगानों ने किया था, और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुआ। अर्थात ये किसी धर्म का आक्रमण नहीं था, ये व्यक्ति विशेष लोगों का आक्रमण था, आक्रमणकारियों का आक्रमण था। इनमें से बाद के 2 आक्रमण महत्वपूर्ण है। अफगानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। सीमावर्ती हमने कल जाना था कि सीमा के आसपास से ही, भारत की सीमा से लगा हुआ है अफगानिस्तान, तो उसे सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, जो भारत के लिए पूरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते। अर्थात वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से परिचित थे और यहाँ के लोग भी उसकी सभ्यता संस्कृति को थोड़े बहुत मात्रा में जानते थे, लेकिन जानते थे। उनके राजनीतिक शासन के काल को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे, फिर भी वे भारतीय ढांचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अब जो मुगल आए वो हालांकि सीमावर्ती नहीं थे, वो दूर से आए थे, लेकिन जब वो भारत में आए तो इस प्रकार जल्दी से ही यहाँ की सभ्यता को अपना लिया और यहाँ जगह बना ली कि वो एक नए युग की शुरुआत हो गई, जिसे हिंद मुगल युग कहते हैं। अफगान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। उनके परिवारों का पूरी तरह भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे, जैसा कि आप मानते हैं, जैसा कि हम सब मानते हैं। अपना जो भारत है वो हमारा देश है, बाकी सब विदेश है। तो वो बाहर से आए, लेकिन वो इस प्रकार यहाँ रच बस गए कि यहाँ की संस्कृति सभ्यता को वो अपना पूरी तरह से मानने लगे और अन्य देशों को जहाँ से वो आए थे उसको भी वो विदेश मानने लगे और इसको अपना देश मानने लगे। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया और राजपूत राजाओं में से बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया। अब उनको स्वीकारोक्ति भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो आए हैं और ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, नहीं, यहाँ के लोग भी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। और राजपूत राजाओं ने, बहुत सारे सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार की, उन्हें अधिराज माना, अपना राजा माना। पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी। सभी व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी राजा थे जिन्होंने, जो सरदार थे, उन्होंने उनकी अधीनता यानी उनके वश में काम करना, उनके नियंत्रण में काम करना को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया और भयंकर झगड़े हुए। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी। अफगानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते तो थे, पर आमतौर पर नहीं। दक्षिण में गुलबर्ग, हमने पढ़ा था कल, गुलबर्ग का जिक्र आया था, दक्षिण का जो राज्य बहुत विकसित हो रहा था। तो दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत धूमधाम से विवाह किया था। तो हम देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंध कब बनते हैं, जब सामने वाले को, जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अपने से मिलता जुलता व्यक्ति मान लेता है, तो उसी स्थिति में क्या होता है, वैवाहिक संबंध बनते थे। तो लेकिन वो क्या हुआ, पीछे जो बात हो रही है इस समय, 2 लोग का जिक्र किया गया है, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह। इनके परिवार में जो इनकी माताएं थीं वो क्या थी, हिंदू थीं। अर्थात हिंदू और इनके बीच के वैवाहिक संबंध बहाल हो रहे थे, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं थे, अल्प मात्रा में थे। इस दौर में कुशल प्रशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेष रूप से सुधार हुआ, मुख्यतः सैनिक कारणों से।
सरकार अब और अधिक केंद्रीकृत हो गई, गोकी उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप न करे। मतलब इसमें बहुत सारे सुधार हो रहे थे, कुशल प्रशासन का व्यवस्था हो रहा था और यातायात के साधनों में भी सुधार हुए, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसके लिए भी कार्य मूलतः सैनिक कारणों से होते थे, सैनिकों के आवागमन के लिए चीज़ें बनाते थे, लेकिन वो सभी के लिए इस्तेमाल में तो आते थे। शेर शाह, जिसने मुगल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने ऐसी मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली जिसका आगे चलकर अकबर ने विकास किया। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल की नियुक्ति पहले शेर शाह ने ही की थी। हिंदुओं की क्षमता का अफगान शासक अधिकाधिक उपयोग करते गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न बनता है कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री का क्या नाम था। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। अब टोडरमल की नियुक्ति किसने की थी? तो टोडरमल की नियुक्ति की थी शेर शाह ने। भारत और हिंदू धर्म पर अफगानों की विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफगान शासक में पड़ने वाले क्षेत्रों से दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को और कठोर बना लिया। अब इसमें क्या दोहरा प्रभाव पड़ा, यानी दो प्रभाव पड़े। अब कौन कौन से प्रभाव पड़े देखेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? जो 4 वर्ण में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको क्या किया? और अधिक कठोर बना लिया, अपने नियमों को और कठोर बना लिया। और क्या किए, जब अफगानी शासन आए तो कुछ लोग क्या थे, वो भाग गए। उत्तर भारत में सबसे पहले आक्रमण हुआ तो भाग करके कहाँ चले गए? उनसे बचने के लिए दक्षिण भारत भाग गए। और जो बचे रहे उन्होंने क्या किया? विदेशी तौर तरीकों और प्रभाव से अपने को बचाने के लिए, ताकि वहाँ की संस्कृति सभ्यता हमको प्रभावित न कर दे, उन्होंने क्या कर लिया? अपने नियमों को और कठोर कर लिया। और मतलब कि हम अपने जो नियम है उनको जो पालन करने से चूकेगा उस पर तमाम तरीके के दंड भी लगा दिए। इससे क्या हो गया कि जो बाहर से अफगानी सभ्यता संस्कृति आई उससे वो अपने आप को बचाए रखे। आगे क्या हुआ? दोहरा प्रभाव क्या पड़ा कि दूसरी ओर विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की ओर धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। लेकिन एक और प्रभाव हुआ। एक पहला भाग था कि लोग भाग रहे थे, इनकी सभ्यता संस्कृति से भाग रहे थे, लेकिन दूसरा था कि धीरे धीरे उनकी तरफ रुझान होने लगा। परिणामतः समन्वय अपने आप रूप लेने लगा। समन्वय मतलब समान अन्वय, दोनों की समान भागीदारी, चीज़ों में आदान प्रदान होने लगा। क्या क्या हुआ? वास्तुकला की नई शैलियाँ उपजी। वास्तुकला यानी भवन निर्माण आदि की नई शैलियाँ उपजी, नए तौर तरीके आए। इनके कुछ तरीके हैं, उनके कुछ तरीके हैं, दोनों मिल के भी कोई नया तरीका बन सकता है। खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रूपों में प्रभावित हुआ। यह समन्वय संगीत में विशेष रूप में दिखाई पड़ा। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुकरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए। तो अब ये आप एक प्रश्न हो जाएगा कि फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई, अर्थात जो अभी क्या है, अभी जो राजभाषा कहते हैं, उस समय की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। अर्थात मुगल काल में जो राज की भाषा थी, दरबार की भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी? तो वो फारसी भाषा थी। और फारसी के बहुत से शब्द बोलचाल की भाषा में प्रवेश कर गए, अर्थात वहाँ के जो शब्द हैं वो क्या कर गए, यहाँ की जो भाषा है उसमें प्रवेश कर गए। और साथ ही साथ जन भाषाओं का भी विकास किया गया। लोग जो आमतौर पर बोलते थे उनका भी विकास हुआ। भारत में जिन दुर्भाग्यपूर्ण बातों में वृद्धि हुई, कौन सी, मतलब ऐसी बातों में जो बढ़ गई, वो जो कि गलत हैं, जिनको नहीं बढ़ना चाहिए था, उनमें पर्दा प्रथा थी। पर्दा प्रथा आप जानते हो, घूंघट करना, यहाँ तक। तो ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि ऐसा क्यों हुआ, स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। पर भारत में पर्दा प्रथा को विकास मुगल काल में तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। अर्थात जिनकी महिलाएं क्या करेंगे, पर्दा कराएंगे, तो उनको ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित सम्मानित महसूस करने लगे, तो आदर की निशानी समझा जाने लगा, तब ये ज़्यादा बढ़ गई। औरतों को अलग पर्दे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में ऊंचे वर्गों में विशेष रूप से फैली जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिनमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। मतलब इन जगहों पे जो कि क्या थे, ऊंचे वर्गों के लोग थे, ठीक है, जो कि संपन्न थे, सामंत थे, उसमें ये पर्दा प्रथा बढ़ी। और वहाँ पे चूँकि क्या था, मुसलमानों का प्रभाव ज़्यादा था, तो ये उसी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ी।
लेकिन अजीब बात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यतः मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी। अर्थात इसको अगर कोई इससे जोड़े कि मुस्लिमों के आने से या फिर इस्लाम धर्म के आने से पर्दा प्रथा बढ़ गई, तो ये गलत तर्क है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उसमें पर्दा प्रथा उतनी प्रसिद्ध, उतनी ज़्यादा नहीं कड़ी थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय रूप ले रहा था। जो पुराना है और जो नया है, दोनों आपस में सामंजस्य कर रहे थे। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में, अमीर उमराओं में हुए। इसका असर विशाल जनसमूह पर, विशेषकर देहाती जनता पर नहीं पड़ा। जो समन्वय के परिवर्तन हो रहे थे वो जो किस में हो रहे थे, अधिकतर उच्च वर्गों में हो रहे थे, और इसका असर विशाल जनसमूह पर नहीं पड़ा। जो सामान्य जनता थी, गांव में रहती थी, उनकी शुरुआत, अभी समन्वय की शुरुआत कहाँ से हुई, दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। इस तरह उत्तरी भारत में दिल्ली और संयुक्त प्रांत इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे ये पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे हैं। पर इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। अब कहाँ थे, वहाँ ये पहुँच नहीं पाए, तो वहाँ जो अपनी संस्कृति सभ्यता थी, जो चीज़ें थी, जो कि उसके साथ साथ कुछ रूढ़ियाँ भी थीं, वो भी क्या हो गई, बहुत ही फलती फूलती चली आई। जब तैमूर के हमले से दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर हो गई, तो जौनपुर संयुक्त प्रांत में एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। तो जौनपुर जो रियासत खड़ी हुई, किस प्रांत में खड़ी हुई, संयुक्त प्रांत में। एक संयुक्त प्रांत एक पूरा प्रांत का, एक कई सारे जगहों का, एक क्षेत्र का, इलाका का मिला करके एक प्रांत बना, वो था संयुक्त प्रांत। तो उसमें एक रियासत खड़ी हुई, इसका नाम जौनपुर था। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान ये रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। तो जैनुल आबदीन एक नाम आ रहा है, तो वो कहाँ का था, वो सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र शासक था, मुस्लिम शासक था, और उसके पास क्या क्या चीज़ें थी, सहिष्णुता थी और संस्कृत का अध्ययन किया था उसने, और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहन दिया था। तो एक प्रश्न बन सकता है कि कश्मीर के किस स्वतंत्र मुस्लिम शासक को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत यश मिला, तो उसका नाम हो जाएगा जैनुल आबदीन। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए, जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। अब इसी बीच कुछ लोग आए, कुछ समाज सुधारक आए, जिन्होंने एक रूढ़िवादी व्यवस्था जो चल रही थी उसका विरोध किया, उससे लोगों को आगाह किया। वो कौन कौन थे, आगे जिक्र है। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद थे दक्षिण में, और उनसे भी प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। तो एक प्रश्न बनता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। एक और प्रश्न बनता है कि रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य का क्या नाम था, तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उसमें एक प्रसिद्ध शिष्य थे कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, अभी भी आप पढ़ते हैं, हर क्लास में पढ़ते चले आएंगे। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो उत्तर में कौन हुए, गुरु नानक हुए। तो एक और प्रश्न बनता है कि सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी केवल एक ईश्वर को मानना कि एक ही ईश्वर इस जगत को बनाया है, वही हमारा नियंता है, वही हमारा संचालक है। एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। अब वो भी प्रभावित हो रहे थे। यहाँ जो बहुदेववाद है, बहुत सारे देवता हैं हिंदू धर्म में, तो उसका भी प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, अर्थात वो पहले किसी और धर्म के थे लेकिन फिर वो मुसलमान हुए थे और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था
और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में आधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? आत्मसात होना मतलब पूरी तरह घुल मिल जाना। तो विदेशी तत्व आए और भारत की संस्कृति सभ्यता में पूरी तरह से घुल मिल गए, ये पहचानना मुश्किल हो गया कि ये बाहर से आए हैं। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संकेत क्या था कि उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था। गर्चे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे। उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। तो सबसे एक जिक्र आता है आरंभिक लेखकों में, जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या क्या किया? वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। सुल्तान के दरबार में पहले ऐसे भी क्या रहते थे, कवि आदि रहते थे। वे फारसी के चोटी के कवि थे। चोटी के कवि मतलब क्या होता है कि वो शीर्ष कवि थे, शीर्ष पर बैठे हुए कवि थे। वो सबसे आगे जो थे, वो सबसे आगे जो कवि, सबसे अच्छी कविता करने वाले जो कवि थे, उनमें ये भी थे। और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। केवल फारसी ही नहीं, संस्कृत भी जानते थे। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। मौलिक यानी अपना विशेष कुछ दिया था, अपनी कुछ मौलिक चीज़ें भारतीय संगीत को दिया था उन्होंने। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। तो एक प्रश्न बनता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार किसने किया था? भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था अमीर खुसरो ने। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की थी। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण, संगीत के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। देख लेंगे कि इसको नोट कर लेंगे कि अमीर खुसरो की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थीं। तो पहला विशेषता क्या क्या थी? कवि थे। दूसरी विशेषता अच्छी कविता करते थे। दूसरा संस्कृत का ज्ञान। तीसरा संगीतकार थे। चौथा भारतीय संगीत को कई सारी मौलिक उद्भावनाएं दी। फिर आगे क्या है? धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा, व्याकरण, संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल आदि पर विस्तृत वो जानकारी रखते थे। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। वो गीत भी लिखते थे और उनके गीत बोलचाल की भाषा हिंदी में होते थे। और वो क्या थे? लोगों में लोक प्रचलित गीत थे, लोगों में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित हो गए थे भी। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उनकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। उन्होंने किस पर गीत लिखा? विभिन्न ऋतुओं पर गीत लिखा और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ सकते हैं। अर्थात वो अभी तक वो गीत गाए जाते हैं, उनको हम सुन सकते हैं गाँव में। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ भी लिखी और ऐसा एक अद्भुत, कई सारे गुणों का स्वामी, कई सारे गुणों को रखने वाला, कई सारी विशेषताएं रखने वाला व्यक्ति अमीर खुसरो क्या क्या करता है, उनको आप लिखेंगे क्या क्या चीज़ें वो जानते थे। अनगिनत पहेलियाँ भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहाँ 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो और बोलों में बिना परिवर्तन किए वे अभी उसी तरह गाए जाते हों। तो कहने का अर्थ यही है कि अमीर खुसरो, जो कि बहुत सारी विशेषताओं की खान है, भंडार हैं, उनके जो गीत हैं, उनकी जो लिखी हुई रुबाइयाँ, जो चीज़ें हैं, उनको अभी तक उसी रूप में गाया जाता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसी का प्रमाण है कि वो अभी तक पसंद किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अपनी बात को हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और मैं ये कहूँगा जो प्रश्न मैंने बोले उनको आप लिख लेंगे।